अब आते हैं आज टॉपिक पर मनसबदारी व्यवस्था। क्या आती है मनसबदार? मनसब, ठीक बेटा, क्या बेटा मनसब? देखिए हम बोलते चले या बोर्ड पे भी लिखते चले? मनसबदार जो शब्द था वो अरबी भाषा से निकला है। कैसे निकला? अरबी भाषा। मनसबदार शब्द सब अरबी भाषा से निकला है। किससे निकला है? ये आप लिखते हैं मनसबदार शब्द अरबी भाषा से लिया गया, लिया गया। मनसबदार शब्द किससे लिया गया? देखिए इसका पढ़ाने का दो तरीका है, ठीक है, और इसका पढ़ाने का मजा मेंस में आता है। अभी क्या है कि हमको छाड़ कर फैक्ट निकालना है, बड़ा टेंशन। वास्तविक में इसमें क्या है कि मेंस वाला क्लास हो और जिसमें केवल केवल बोलना हो, तो उससे तो आपका काम चलने वाला नहीं है, मतलब ही नहीं बनता है। 1 घंटा मिनिमम 1.5 घंटा से काम चल रहा है, लेकिन उससे आपको बेनिफिट अभी नहीं है, बाद वाले फेज में, सेकंड फेज में जब आप मेंस में लिखेंगे जेपीएससी का, उसमें उससे बेनिफिट। अच्छा एग्जाम के बाद चलिए, इस बात ठीक ही बोल दिया। अब देखिएगा मनसबदार किससे लिया गया? मनसबदार का जो अर्थ है वो पद या श्रेणी, पद या श्रेणी। अब कहते हैं मनसबदार मनसबदारी, मनसबदार जो है वो 2 शब्द से बना। कितने शब्द से? दो शब्दों को जोड़कर बना, 2 शब्दों को जोड़कर बना। ठीक है, मनसब प्लस दार, मनसब प्लस मनसब प्लस। मनसब का अर्थ होता है पद। क्या होता है? पद। और दार होता है, इसका जो अर्थ बताया जाता है वो है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। इसका मतलब होता है पद ग्रहण करने वाला बराबर पद ग्रहण करने वाला। अब देखिएगा, ये माना कि पद है, ये क्या बेटा? पद। तो हमको दिया गया, हम माने हमको एक कोई पद दिया गया। क्या दिया गया? पद। अब पद क्या दिया गया? मनसब दिया गया। तो उसके बदले क्या दिया गया हमको? मनसब। ठीक है, जब इस पद को हम ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो फिर उसे हम मनसबदार कहते हैं।
जब होगा पद में तो क्या कहलाएगा मनसब। जब उनको एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए, तो क्या कहलाए मनसबदार। क्लियर हुआ बेटा? तो केवल पद को क्या कहते हैं? जब हम ग्रहण कर लिए तो क्या कहलाए मनसब। एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं हुआ। मनसबदारी व्यवस्था थी वो मंगोलों की दशमलव प्रणाली पर आधारित था। मंगोल मनसबदारी व्यवस्था, हाँ, मनसबदारी व्यवस्था मंगोल के सब लिखिएगा दशमलव प्रणाली पर आधारित सबसे पहले किसने मनसबदार पद लाया? खलीफा अब्बा साइद। कहीं अब्बास साइद लिखता है, कहीं क्या लिखता है मैडम? अब्बास साइद, कहीं लिखता है अब्बा साइद। सईद दा है, सईद साइद, अब्बास साइद। तो साइद प्रथम लाया ये मनसबदारी का विकास। यहाँ रहेगा बेटा नीचे, मनसबदारी का विकास, मनसब का विकास चंगेज और तैमूर ने किया। चंगेज खां और तैमूर द्वारा किया। अब आते हैं एक चीज, यहां तक उसको समझ में आ रहा है? आ रहा है? एक बार फिर चर्चा करें, थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखिए नॉर्मल पानी है, नॉर्मल ठंडा पानी। मनसबदारी व्यवस्था अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। यह मनसबदारी व्यवस्था सैन्य और असैन्य दोनों परंपरा पर निर्भर करता है। यह केवल सैन्य विकास के लिए नहीं है, यह सैन्य और असैन्य। इसका कार्य क्या है? इस सैन्य कार्य जो इसका है, ये सैन्य में भी है और असैन्य, लेकिन दोनों में अंतर है। जब किसी व्यक्ति को सैनिक काम के लिए मनसबदारी व्यवस्था दे तो कहते हैं मनसब, और जब कॉमन मैन को, हम जैसे जो कोई मतलब नहीं है, व्यवस्था देखने के लिए हमको मनसब बना दिया जाता है, तो उसका नाम है रोजीदार। रोजिंदार क्या नाम है? रोजिंदार। कॉमन मैन जब लेते हैं कोई मनसबदार, जैसे हम सैनिक नहीं, हम कोई अनधिकारी है, लेकिन हमको उसके बदले क्या मिला? मनसब मिला, तो हम मनसबदार नहीं कराएंगे, क्या कराएंगे? रोजिंदार। लेकिन अगर हमको सेना का काम मिला हुआ है और युद्ध के मैदान में हमको अपना कौशल दिखाना है, तो हम क्या कराएंगे? तो मनसबदार के दो नाम होते हैं, जो सैन्य वाला काम करते उसे कहते हैं मनसबदार, और जो नहीं करते हैं उन्हें भी तो जमीन मिलता है, उसे रोजिंदार। वो दिखाएंगे, आगे चर्चा करते हैं मैडम। तो कहते हैं कि मनसब शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है मनसब और दार। मनसब का अर्थ होता है पद, और दार का अर्थ ग्रहण करने वाला।
मतलब वैसे व्यक्ति जो पद लेके ग्रहण किया हो, पद लेकर उसे स्वीकार कर लिया हो, उसका नाम पर क्या पड़ेगा? मनसबदार। मनसबदार व्यवस्था मंगोलों की दशमलव प्रणाली क्या होता है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। 10 पर 1, 100 पर समझ में आया? यही है दशमलव प्रणाली। मतलब 10 का हेड 1 होगा, 100 का हेड और इसका हेड 1 होगा, ठीक है। तो ये कौन आया था? मंगोलों की प्रणाली थी, ऐसे अकबर ने स्वीकार किया। बाबर ने भी मंगोल परंपरा को, दशमलव प्रणाली को स्वीकार किया था, लेकिन समय कम मिलने के कारण वो व्यवस्थित रूप नहीं दे पाया था। हुमायूं के जीवन में कभी ठहराव रहा ही नहीं, इसलिए वो सैन्य व्यवस्था पे ध्यान नहीं। अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद जब बैरम खान ने हेमू को मार दिया और सत्ता प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद अपने साम्राज्य के विकास के लिए वो बैरम खान के साथ साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। इसी दौरान उसने अपने सेना में सभी को शामिल किया, ईरानी, तुरानी, अफगानी, मंगोल, तुर्क, भारतीय मुसलमान, मराठा, सभी को शामिल किया। अब विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल हो गए, इसमें विचारधारा अलग अलग हो गई। शुरुआती दौर में अकबर ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए केंद्रीकृत करना शुरू किया। जब केंद्रीकृत करना शुरू किया तो इसका सबसे पहला विरोध अफगानों ने किया। क्या किया? अफगानों ने किया। तब अकबर को एहसास हुआ कि जब तक हमारा सेना मजबूत नहीं होगा, ना अपने साम्राज्य को बचा पाएंगे, ना हम साम्राज्य विस्तार कर पाएंगे, और ना ही जब साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाएंगे तो राजस्व कम आएगा। जब राजस्व कम आएगा तो अपने क्षेत्र में अन्य कार्यों में हम योगदान नहीं दे पाएंगे। इसी दौरान अकबर ने अपनी सेना को पुनर्गठन करना शुरू किया, और पुनर्गठन शुरू करने के दौरान ये पाया कि हम क्यों ना मनसबदारी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से लागू करें। इसी का प्रयोग करने के लिए अपने शासन के 11 वर्ष, सब लिखते जाइएगा, हम बोर्ड में नहीं छुएंगे, तो बोर्ड पे छुएंगे। तो हम कहानी तरह इसे सुना रहे हैं कि आपको याद हो जाए। हम बोर्ड पे बोलेंगे तो हम बोर्ड पे लिखे चलेंगे, फिर जब बोर्ड पे जानते हैं मैडम तो बहुत सी चीज को अंदर की बात छूट जाता है। अरे कुछ नहीं, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, अकबर ने शुरुआती दौर में अपने शासन के 11वें वर्ष पहली बार मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया, लेकिन आंशिक रूप में। क्या बेटा? संपूर्ण रूप में नहीं, संपूर्ण रूप में नहीं। 1574 में अपनी सेना में व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डाक प्रथा का और हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। डाक प्रथा, हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। डाक प्रथा और हुलिया प्रथा क्या था? डाक प्रथा और हुलिया प्रथा प्राचीन काल, मतलब आपको दिल्ली सल्तनत चला आ रहा था, दिल्ली सल्तनत से चला आ रहा था, लेकिन अकबर ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई किया, परिवर्तन किया। वो परिवर्तन क्या था? परिवर्तन ये था कि अकबर पहली बार एक साथ डाक प्रथा में 2 मोहर लगवाया। पहला कितना लगता था? अब अकबर कितना लगवाया? 2 मोहर। पहला मोहर राइट पांव के पास ऊपर में सरकारी होता थे, और दूसरा पांव में, फ्रंट में ही दूसरे पांव में लेफ्ट साइड में किसके होते थे? जब मनसबदार का। इससे ये होता था कि मनसबदार राजा को यह ना बता, झूठा ना बोले कि मेरे पास इतना घोड़ा है, इतना घोड़ा है। तो वो अपने घोड़े की संख्या को कम करना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने हुलिया प्रथा को लागू किया, और हुलिया प्रथा के साथ डाक प्रथा को भी लागू किया। डाक प्रथा जब लागू हो गया तब उसने क्या किया कि मनसबदारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यवस्थित रूप से मनसबदार व्यवस्था लागू किया। व्यवस्थित रूप से कब लागू किया? 1575 है। 1500 कब लागू किया? व्यवस्थित रूप से लागू किया। अब जब 1575 में लागू हो गया जात पर, तब अकबर को लगा कि हम अफगानों के विद्रोह को कम करने के तभी हम सक्षम हो पाएंगे जब हम व्यवस्थित रूप से मनसबदार की शक्ति को बढ़ाना शुरू करेंगे। अब मनसबदार बदलाता है, यहाँ थोड़ा सा टिक लो बेटा, फिर आते हैं।
लेक्चर दे देंगे। सर ये जो दशमलव प्रणाली है उसमें भी मतलब कि मिनिमम 10 सेना होगा या हाँ। फिर अधिकतम फिर कितना होगा? मनसबदारी व्यवस्था तो अभी आएंगे हम आगे। मनसबदारी व्यवस्था मिनिमम 10 मैक्सिमम 5000 कॉमन मैन के लिए। मिनिमम 10 मैक्सिमम 5000 यही लिख देते हैं। मनसबदार जो था अभी हम सब लिखाएंगे ये सब, इसलिए बोले कि पीजीटी के लिए अलग क्लास रहता है और जेपीएससी मेंस के लिए अलग क्लास जाता है। वहाँ थोड़ा फैक्ट को हम कम ध्यान देते हैं और यहाँ उसकी तो यहाँ तो लेक्चर देंगे तो आपको कोई तो हम सारे समेटने के लिए दोनों चीज हो जाए, दोनों चीज हो जाए। तो मनसब जो था मनसब जो था मिनिमम 10 और मैक्सिमम 5000। मिनिमम 10 मैक्सिमम 5000। अपवाद 7000 10000 और 12000। 7000 और 10000 ये तो अच्छा हम तो राजकुमार के लिए होता आ रहे हो। अपवाद था मैक्सिमम 10000 देना, लेकिन जहांगीर को 12 मिला। जहांगीर को आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पूरे मुगल काल में सर्वाधिक मनसब किसे दिया गया? दारा सिंह को 60,000 का। 60 अपवाद है, वो अपवाद है। अभी हम एक एक करके सबका चर्चा करते हैं। ऐसे पहले लोग था, अब हमको लिखा नहीं देगा। यहाँ तक किन्हीं को समझने में दिक्कत होता है। सुंदर सर, मनोहर सर, इसमें बढ़िया समझने वाली चीज है, फिर से चर्चा करते हैं क्या? सर्वप्रथम किसने लाया? खलीफा ने। किसने लाया? सर्वप्रथम इन्हें मनसबदार पद का शुरुआत किया और इसका विकास कौन किया? तैमूर द्वारा। मनसबदार बोले या मनसबदारी प्रथा दोनों एक ही चीज? एक ही चीज। मनसबदार लिखिएगा। मनसबदारी व्यवस्था सैन्य और असैन्य दोनों से जुड़ा हुआ था। आते हैं 2 मिनट। सतीश चंद्रा कहते हैं कि मुगल के पतन में जगदारी व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान। उसकी चर्चा करना, जब सतीश चंद्रा कह रहे हैं तो बिना एक्सप्लेन किए हुए आपको बताना मजा, वो टॉपिक आगे है इसलिए हम उसको बचाकर, ये सब क्या मैडम केवल मेंस का टॉपिक है और केवल बोलने वाला टॉपिक है। जैसे मनसबदारी व्यवस्था छूट के बोलने दीजिए, तब क्लास का अपना रौनक है। लेकिन फिर वही बोले ना कि समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। नहीं बोले मनोहर सर अभी एक बार कि सर चिंता मत कीजिएगा फिर मौका देंगे आपको एक बार, तो वही हाल होगा। लिखिएगा मनसबदारी व्यवस्था सैन्य और असैन्य दोनों में लागू होता था। दोनों में लागू होता था। होता लिखिएगा सैन्य मनसबदार को क्या कहते हैं? मनसबदार या सैनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? सैन्य मनसबदार। और असैन्य को क्या कहते हैं? रोजिन। इसका एक और नाम है, हम भूल रहे हैं, याद आएगा तो चर्चा कर देंगे। रोजिन। सैन्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति को मिलता तो क्या कहते हैं? मनसब। और असैन्य व्यक्ति को रोजिंदा। तो आप पूरा विस्तार से लिखेगा कि सैन्य कार्य करने वाले व्यक्ति को सैन्य कार्य करने वाले व्यक्ति को मनसबदार कहते थे, जबकि असैन्य कार्य करने वाले
व्यक्ति को क्या कह रहे थे, रोजिंदार। बाकी सेंस जो बचा, एक को मनसबदार, दूसरा को नेक्स्ट लिखिए बेटा। मनसबदार का पद अनुवांशिक नहीं होता था। योग्यता के आधार पर इसकी नियुक्ति होती थी। मनसबदार की नियुक्ति दो जगह होता था। कितने जगह? दो जगह होता था। पहला राजधानी में, दूसरा प्रांत में। दूसरा कहाँ बेटा? प्रांत। राजधानी में जो होता था उसको हाजिर रकाब कहते थे। क्या कहते? हाजिर रकाब। हाजिर रकाब। और तैनात यान। एक नाम इसका और सबरा करके कुछ, सबर यान, वो हम भूल रहे, दिमाग से आएगा तो याद लिखा देंगे। इसके एक ऑब्लिक में एक और नाम है, तो देखते याद आ जाएगा। मनसबदारी मनसबदार 10 से लेकर 5000 तक होता था। आम लोग के लिए युवराज के लिए जब 5 से ऊपर भी, युवराज से आम लोग को कितना मिलता है मैडम? 10 से लेकर 5000 तक। जबकि युवराज को 10,000 तक मिलता था। युवराज को कितना मिलता था? 10,000। अब देखिएगा मनसबदारी में अपवाद 2 मिलता है। एक आम लोगों में और एक युवराज में। आम लोगों में कौन कौन? 2 लोग। आम लोग कितना से कितना मिलता था? 10 से लेकर 5,000 तक। अपवाद में 2 लोग, मान सिंह और अजीज कोक या अजीज कोका। अजीज कोका, इन दोनों को मिला था कितना? 7,000 का पद मनसब मिला था। किसके शासनकाल? अभी हम किसके? अकबर बोले। ये दोनों अकबर के शासनकाल का। देखिए मान सिंह और अजीज कोका, ये अकबर के समय का। अब आएंगे आपको कहाँ पे? जहांगीर में। वो दूर है बहुत, अभी तो इसी में पढ़ना हमको। तो ससुर जी हैं, कौन सबका कौन थे? साला जी थे ना? कौन थे? साला थे ना? साला नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। सारा जमाई क्या करे? सारा खुदा एक तरफ। तो उसके लिए 7,000 तो बहुत बड़ा चीज थोड़ी है। ससुर जी लगे, नहीं समझ में आया।
एक साला लगा और एक ससुर लगा, तो लिख लिया 5 या 10 हजार क्या है, तो पूरा सब चीज दे देगा। एक तो अपनी बहन को दे दिया जहांगीर को, और एक उसकी बेटी से खुद शादी कर लिया। नहीं समझ में आया? ये सब परेशानी होगी। अब क्या, तो उसके लिए सोचना है, बस बात खत्म। अब जहांगीर आएंगे तो चर्चा करेंगे और मजेदार से। और इतना कोड में बताएं कि किसी को समझ में भी नहीं आएगा जो वीडियो देखेगा। तो समझ में आएगा उसको? आप लोगों को दिक्कत है ना मैडम इसमें? अब देखिए मैडम, अकबर ने यहाँ पर एक अपवाद और किया। उसने युवराजों के लिए 10,000 तक रखा था, जहांगीर को उसने 12,000 दिया। तो ये युवराज के लिए अपवाद हुआ। जहांगीर को कितना मिला? 12,000। मनसब 12,000 का मनसब जाहिर को, तो ये भी तो अपवाद है। मैक्सिमम कितना बोले युवराज के लिए? 10,000 तक मिले। कितना रहा? 12,000। इससे बड़ा अपवाद कौन करेगा? शाहजहां। उसने 60,000 दे दिया। क्या दे दिया? 60,000। उससे बड़ा किसी राज को मनसब नहीं। सबको अलग से पढ़ाइएगा। मनसब का सिस्टम था उसमें तो बहुत बदलाव नहीं किया था। कुछ नहीं बदला, जो किया अकबर किया। जो अपवाद है उसको यहीं पर दिखाइएगा, अलग से दिखाइएगा। जैसे अब आएंगे जहांगीर के समय। जहांगीर के समय जब शासन बनेगा वो, तो उसमें देखिए पूछता नहीं है। आप लिख लीजिए जहांगीर के समय अपवाद, जैसे टॉपिक आके था 2 आसपास CS पर पढ़ाएंगे ना, तो उसमें चर्चा कर देंगे ना, ठीक है। तो हम इसलिए चर्चा करना, आप नहीं लिखा था तो लिख सकते हैं। यहाँ हम बता सकते हैं क्या? सैन्य कार्य करने वाले व्यक्ति को जब मनसब दिया जाता है, क्या कहते हैं? मनसबदार। और जब असैन्य कार्य करने वाले को मनसब दिया जाता है तो रोजिंदार। व्यक्ति को मनसबदार कहते थे। मनसब मिलने के बाद क्या मिलने के बाद? मनसब मिलने के बाद कहते थे मनसबदार। और इसको असैन्य में जब मनसब मिलता था तो रोजिंदार। ये पद क्या था मैडम? अनुवांशिक नहीं, और योग्यता के आधार पर भरा जाता था। आप सब देखिए मैडम, जो बढ़िया सेना होता था ना, मनसब अधिकतर उसी को मिलता था। ठीक है मैडम, मनसब अधिकतर। अब अकबर का मनसब तो बीरबल भी था, उसको मनसब मिला था कि नहीं? मिला था, मनसबदार था वो, तब तो उसका जीवन चल रहा था, मनसबदार था। तो अकबर को मनसब मात्र 1,000 का मिला था, लेकिन सबसे प्रिय कौन थे? अकबर। मतलब आपका सैनिक, क्योंकि लड़ने वाला नहीं था मैडम। लड़ने वाला व्यक्ति क्या था? बीरबल नहीं था ना। तो जो सैन्य क्षमता में जिसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा, मजबूती ज्यादा हो, उसको 5,000, 6,000, 10,000 या 4,000, 2,000, 3,000 दिया जाता था। दिया जाता था। जिनका जैसी कैपेसिटी युद्ध करने लड़ने का, वैसा उसको पद मिलता था। आगे आइए बिना तो बेटा इसको। अरे मैडम समझ। अब देखिए बेटा, जो मनसब राजधानी में रिक्त होते थे उसको क्या कहते हैं? और जो प्रांतों में, ठीक है मैडम। कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में कुल 66 मनसब थे। मनसबदार थे कितने थे? 66। अकबर के समय कितने थे? 66। लेकिन वहीं आईने अकबरी में अबुल फजल कहते हैं कि नहीं, व्यवहारिक रूप से 33 काम कितने कर रहे थे काम? 33। यही भी कहते हैं कि नहीं 66 नहीं थे, वास्तविक रूप में कौन थे? रूप में
33 ही काम कर रहा था। ये किसने कहा है? अबुल फजल। किस पुस्तक में? आईने अकबरी, आईने ए अकबरी, जो मुगल काल का दर्पण है, मुगल काल का दर्पण। अच्छा, ये जो 66 है, अच्छा एक क्वेश्चन है, हम चर्चा पिछले बार किए थे पिछले क्लास में, और लिखाए भी हैं, हम सब जानते हैं कि घर से सब रीडिंग करके सब आए हैं। मनसबदार किस अधिकारी के अधीन होता था, रहता था? मनसबदार किस अधिकारी के अधीन रहता था, क्या होता था? चलिए, सब लोग को पता ही है, बोल ही दिए सब। क्या बोले? बादशाह। आपका गलत जवाब है। मीर बख्शी लिखा है, देखिए तो। अच्छा, हाँ से हमको मतलब नहीं रहता। हाँ हाँ, क्या कि मीर बख्शी ही उसका परिचय किससे करवाता था? बादशाह से करवाता था, और उसको कहते याचना। और जब वो बादशाह उसको पद दे देते और वो ग्रहण कर लेते थे, क्या कहते हैं? मनसबदार। और मनसबदारों का किसके देखरेख में काम होता था? मीर बख्शी की देखरेख में काम होता था। आपको मीर बख्शी कार, मीर बख्शी खोलिए, ऐसे आप लोगों को याद नहीं होगा। कहाँ लिखा हो वो भी हम ही बताएं, एग्जाम में हम ही देंगे सब बच्चे के साथ साथ। मीर बख्शी, हाँ एकदम सही खोले आप। है है नहीं लिखा है, जबरदस्ती ने लिखा है बस। हम लोग हम नहीं लिखे 22 तारीख के डेट में है ना, आज से मात्र 2 दिन पहले, आज 25-26 है, और 2 दिन पहले लिखाए हैं, उसके बाद भी आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। अब बोलते 15 जनवरी एग्जाम है। पहला दीवान था, तो फिर मीर बख्शी मेरे सामने। हाँ, मनसबदार का काम क्या था मैडम? राजस्व वसूली करना। अच्छा, एक चीज है, जो मनसबदार का काम था, मनसबदार का कार्य क्या था? अच्छा, आपसे क्वेश्चन केवल पूछ रहे हैं, मनसबदार का कार्य, यहाँ ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन भी। पहला, दूसरा, चलिए 2 ही दिन, परेशान नहीं करते आप। सुरेंद्र सर, दूसरा रविंदर सर, पीछे जितने सब लोग बोले पास। मनोहर सर, प्रशासनिक पढ़िएगा बढ़िया सा जाके टेस्ट, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, समझ में आया मैडम? कभी नहीं बनेगा क्वेश्चन ऐसे। तो प्रांतीय मीर बख्शी क्या करेगा? सैन्य प्रशासन के अंतर्गत आता है। प्रांतीय मीर बख्शी, अब मीर बख्शी क्या करता है? तो ये राजस्व वसूली में सहयोग करते थे, वेतन निर्धारित होता था, और जब जरूरत पड़े सुल्तान को, बादशाह को, तो युद्ध में सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ना।
इसी से बोले कि आप क्या कीजिएगा इसको, टीचर मनसब किसी शिफ्ट पे नहीं होता है। आप इसको पहले पढ़िएगा फिर हम आपको क्लियर करेंगे, क्या भी कर दें। कर दीजिए सर, अगर टाइम नहीं है ना तो आपको पढ़ने देंगे, कब पढ़ने देंगे हम। राजपूत वंश शासकों जो जीतते थे तो वही का मनसबदार भी अरे वो वेतन जाके कहते थे भाई उसको, मनसबदार भी नहीं मिलता था। हाँ वेतन जाके अलग है, अलग चीज हो गया वो, मनसबदार भी उसी उसी मिलता था। हाँ उसी में उसी तो क्षेत्र में। वहाँ पे वो सूबेदार जो मनसबदार वही सारा सारा सिस्टम में वही काम कर, लेकिन मनसबदार का वास्तविक काम क्या है ये आप सर्च मारिए मोबाइल में। ना ना हम नहीं जानते, पहले होमवर्क किए कीजिए, पहले अभी गूगल में सर्च मारिए। क्या मोबाइल है सब लोग? पासवर्ड नहीं दे रहा है। मनसबदार के प्रकार, अब क्या हमको पढ़ना है, मनसबदार के प्रकार। देखिए मैडम थोड़ा परेशान नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, फिर आदत हो गया बैठे बैठे सब मिलने का, नहीं समझे। और उसके बाद जब बोलते कि मीर बख्शी का काम क्या था तो सर 2 दिन पहले पढ़ाए भूल गए। इसके से हम यहाँ टिक मार्क किया, क्या लिख दिए, होमवर्क। मनसबदार 3 वेतन देते थे। सब बहुत पढ़ना था, कहते हैं कि हम खत्म हो गया सर, एडमिशन में प्रवेश कर चुके हैं और सब चीज हमको याद है। चलिए एक बार में सर कभी याद नहीं होगा, हम लोग अभी पहले ही राउंड में चल रहे हैं। सर जितना पार पढ़ेंगे उतना नया टर्म हम लोग को पकड़ में आएगा। हाँ ये तो चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं ना है, हमको लगता है कि जितने पढ़े हैं सबका नौकरी हो जाए, हम तो यही चाह रहे हैं। कवर होता है जिसको पहले पढ़े हैं। हाँ। दोबारा कहते ना कि धरती में एक शिक्षक ही है जो चाहता है कि मेरा बच्चा सब पास कर जाए। बाकी दुनिया में जितने लोग चाहे शराबी है, शराब दुकान चल जाए बोले सब पे एक्टर हो जाए, बहुत सुकून मिलेगा। थाना में चलिए सब अपराधी हो जाए, सुकून मिलेगा। कोर्ट में चल जाइए, अंजू मैम वैसे देख रहे हैं लेकिन एक शिक्षक चाहता है कि बच्चा मेरा हमसे ऊपर पहुंच जाए, लेकिन यहाँ पे हो नहीं रहा है, उल्टा हो रहा है। बोलते एक बार में सर याद नहीं होगा, आप एक बार पढ़े हैं इतिहास, बढ़िया से एक बार हिस्ट्री ज्योग्राफी है व्यवहार, आते पढ़ो दिन में सफा। ये जमाना पुराना कहावत है, ये पुराना कहावत है, अब नहीं। पहला आता है मैम मनसबदार, क्या आता, मनसब मनसबदार उसे कहते थे, ध्यान दीजिएगा मैडम, मनसबदार उसे कहते थे जिसका जो संख्या था वो 10 से लेकर 500 तक। नहीं नहीं वो अलग है। वो अलग है मेरे भाई साहब, 10 से 500, 10 से 500 के बीच तक भी लिखना उचित नहीं हो। 10 से 500 के बीच लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, बीच के बीच। 499 भी हो सकता है, 390 भी हो सकता है, 220 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्या था, अमीर, क्या था, अमीर। $500 से 2500 के बीच। और तीसरा था उमरा, पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट लिख रहे हैं, अमीर उमरा। क्या है, अमीर उमरा, हम शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक। उमरा 2500 से
ऊपर, 2,500 से ऊपर। तो क्या कहते हैं उम्रा। तो मनसबदारों तीन प्रकार थे। पहला थे जिनको 10 से 500 के बीच मिला तो क्या कहलाते थे मनसबदार। जिनको 500 से क्या कहते हैं, हाँ इतना उसका अधीन रहेगा जितना। और उम्रा क्या कहलाता है, आपको याद होगा हम खाना लिखाए थे, एक खाने जमान लिखाए थे, क्या था वो दोनों? कल सैनिक में कुछ लिखा है, देखिए तो सैनिक दरोगा में लिखा है कुछ कहीं, दरोगा एक खाने जमान लिखा होंगे और उसके नीचे खाना लिखा होंगे, सैन में कहीं लिखा होंगे। इन सब के ऊपर खाना और सबसे ऊपर खाने जमान, ठीक है मैडम। अब्दुल रहीम खान खाना, ये इसी का उपाधि मिला था कि वो उनकी पावर बहुत अधिक था, तो अब्दुल रहीम उसका वास्तविक नाम था, खाना उपाधि था। अब्दुल रहीम खान के पिता कौन थे मैडम? बैरम खान। क्या करते हैं? खाने का क्यों था? क्यों? खानों में खाने वो सबसे बड़े सिपाही थे वो। अकबर बीरबल इतना प्रिय होते उसको कभी उपाधि नहीं मिला। मनसब कितना था उसका? 1,000 था। मानसिंह का, जहांगीर का 12,000 का, तारा सिंह का 60,000 का, या फिर अन्य राजपूत शासक जो मर गए उनका 5,000 से कम किसी का। जितने राजपूत लगभग सबको 5,000 मिला, सबको 5,000। लिखिएगा, आगे बढ़ सकते हैं क्या बेटा? तो मनसबदार तीन प्रकार के थे। पहला 10 से 500 के बीच, दूसरा तो देखिए अमीर किसे कहते थे? अमीर एक पद का था, अगर उसको 600 सेना मिले, 600 सब जात मिले, कितने मिले? 600 जात या सवार मिले तो क्या कहलाएगा? अमीर। 500 से ऊपर है ना। अगर 510 रहे तो क्या कहलाएगा? समझ में आया? अगर ये मान ले कि ये हम है, ये कोई बी है, उसको मिले 499 जात, समझ में आया मैडम? ये उसकी श्रेणी, उसकी पावर को दर्शा रहा है, उसे क्रम को दर्शा रहा है कि कितना वो पावरफुल है। अगर किसी को इतना मिला तो क्या कहलाएगा? वो किस पद में बैठेगा? उम्रा में बैठेगा। ये उम्रा है, क्या है? उम्रा। थर्ड वाला आप जो लिखे हैं 2500 से ऊपर के नीचे होगा, पीछे तो यहाँ आ जाएगा। फिर से एक बार आते हैं, लगता टेंशन आज मनोहर सर का टेंशन में है। टेंशन में विश्वास हो हमको। चलिए यहाँ आते हैं, देखिए 10 से लेकर 500 के बीच जिससे मिलता था पद उसे क्या कहते थे? मनसब। क्या कहते थे? ये पहला बनता है। दूसरा बनता है कि किसी व्यक्ति को 500 से लेकर 2,000 के उसे कहते हैं अमीर खान। और तीसरा कौन थे? 2500 से ऊपर मिले उसे कहते थे उमरा। ये पद का नाम है अमीर उमरा। अमीर उमरा। तो अगर किसी व्यक्ति को इतना से इतना के बीच में उस पद को क्या नाम है? समझ में आया? उस पद का नाम क्या है? मनसब। ये मनसबदार। अगर किसी व्यक्ति को 1,000 मिल गया, क्या मिल गया? तो 1,000 मिले उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? ये अमीर। अगर किसी को 2,500 मिल गया उसे क्या कहेंगे? या मानते उसको 4,000 मिल गया, क्या कहेंगे? उमरा। मतलब 2,500 के ऊपर कुछ नहीं मिला, क्या कहलाएंगे? उमरा। क्लियर है ना? अब जो बहुत ज्यादा मिलता है उसे खाना या खाने जमान।
तो मेनली आपकी किताब में 3 ही रहते हैं। क्या रहते हैं? 3 ही रहते हैं, इसलिए हम सब चर्चा नहीं करना चाहते कि आप लोग किताब की बातें पढ़ेंगे। तो बोले सर खाना ही बोले थे, वहीं मिल नहीं रहा हमको। ठीक है, तो ये 3 है, ये मतलब बिंदु में लिख देना। लिख दीजिए। इससे ऊपर अब्दुल रहीम को खाना मिला था, इन सबसे ऊपर था, इन सबसे ऊपर। अब देखिएगा, अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष, अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष जात के साथ सवार पद जोड़ा। क्या जोड़ा? अकबर ने क्या बेटा मिटा दे ये मिटा दे। अच्छा उस समय जहाँ आप लिखिएगा सब लोग। अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष अकबर ने अपने शासन काल के 40वें वर्ष में जात के साथ सवार पद जोड़ा। मतलब अब उसकी ये पद को दर्शाता है और ये घोड़ा को दर्शाता है, उसकी सैनिक क्षमता कितना, उसका डेवलपमेंट। जात जो होता है मनसबदार में आपको 2 शब्द मिलते हैं। एक मिलते हैं जात और दूसरा मिलते हैं सवार। क्या मिलते हैं? सवार। जात उसकी श्रेणी को बताता है या उनके क्रम हायरार्की को बताता है कि कहाँ पे वो रुकेगा, कहाँ पे वो बैठेंगे। और जात से ही वेतन निर्धारण होता है, वेतन का निर्धारण होता। और ये क्या बताता है? सैनिक क्षमता। इसमें बताता है घोड़ा, क्या कितना घोड़सवार आपके पास है। घोड़सवार को बताता है कितना आप घोड़ा रखें या कितना सैनिक क्षमता आपके पास। इसमें हाथी भी हो सकता है मैडम, इसमें ऊंट भी हो सकता है, तोप भी हो सकता है, सब चीज हो सकता है। लेकिन मेनली हम लोग किससे काउंट करते हैं? तो खर्च सबसे ज्यादा किसमें था? चारा रख लेना किसमें पड़ जाता? घोड़ा को ना, तो घोड़सवार करते हैं। ठीक है, तो जात और सवार समझ में आया मैडम? तो अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में क्या लाया? जात के साथ सवार जोड़ दिया, सवार जोड़ दिया। अब इसी मनसबदार की इसी जब जोड़ने के बाद 3 श्रेणियां बनाएगी। कितनी श्रेणी बनाएगी? तो मिटा सकते हैं क्या? हमको लगता है ना कि मनसबदारी पढ़ा के आप लोगों को टेंशन दे रहे हैं। आप यही 3 श्रेणियों में हमको याद आ रहा है, इसीलिए उन्हें 500 मान लिए। प्रकार है वो। हाँ। नाम, जैसे किसी का नाम मनसब नाम है, हाँ। मनसबदार, तो अच्छा इसको मिला हो कितना 100 मिला होगा या 500 से अंदर मिला होगा, तो तुम 500 तो अपने कुर्सी 500 के अंदर वाले में बैठो। मनसबदार है, हम बोले अमीर है, तो अच्छा आप अमीर है तो 500 से लेकर 2500 के टेबल पर आप बैठिए। फिर आप आए बोले हम उमरा है, अरे सर आप उमरा है, आप आगे बैठिए। ठीक है, प्रीति मैम आई बोले हम खाने, फिर तो डॉन है तो दूसरा अलग चल रहा। अब सुन क्लियर है मैडम? सर ये उमरा वर्ग वही है जो मतलब कि जहाँ पे शिवाजी के पूर्वजों को दिया था पद, हाँ, हाँ। वही वाला उमरा है। नहीं उससे पहले ही आ गया था मैडम, लेकिन वही पद था, वही पद वही था। था। हाँ, उमरा वर्ग में जहाँ पे पद दिया था। जहाँ की पहली बार मराठों को, अब मराठों को मनसबदारों में शामिल करने वाला प्रथम मुगल बादशाह जहांगीर था, वही। तो सबको, क्योंकि उनको विद्रोह बहुत करते थे ना, तो उनको बड़ा पद दिया गया जानबूझकर कि तुम खुश रहो और बार बार विद्रोह ना करो, क्योंकि उसको गुरिल्ला युद्ध सीखना था। तो गुरिल्ला युद्ध मराठा से बच्चन बढ़िया को नहीं जान सकता था, इसलिए उन्हें उमरा का पद दिया गया था। तो इसको थोड़ा मिटा सकते हैं बेटा? नहीं
लिखिएगा मनसबदार की 3 श्रेणियां थी। पूरा किसको करते हैं? शादी शादी साथ साथ अब देखिए, अच्छा ये बताइए, जैसे मेरे पास 7,000 का मनसब मिला तो हम क्या कहलाएंगे? समझ में आया कुछ? अगर हम 10,000 का मनसब मिला तो क्या कहलाएंगे? उम्र कहलाएंगे ना, क्योंकि 2,500 से ऊपर सभी को क्या कहते थे? उम्र। उसमें से कुछ अपवाद है जो खाना तो सर सब खाने खाना तो कैसे डिसाइड हुआ कि कितना तक में खाने खाना हो जाए? वो बादशाह के ऊपर निर्भर करता है, वो बादशाह। अब आते हैं मनसबदार की श्रेणियां। तो कितनी श्रेणी है? 3 श्रेणी। अब आप सही आ रहे हैं सर, मनोहर सर सही है। टॉपिक में भी है। हाँ इसके प्रभाव क्षेत्र का चीज भी है। हाँ हाँ, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। ये बहुत मन को महसूस करके पढ़ा रहे हैं कि हमको कितना एक्सप्लेन करना सब में ना मैडम, सबको हम तहस नहस करके छोटा कर दिए। उसके बाद 1 घंटा 15 मिनट हो चुका। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? आप देखिए, हमने कहा कि यह जात, ये हम जानबूझ के नहीं मिटाए समझाने के लिए, ठीक है। हमने कहा कि अकबर ने अपने शासनकाल के जात के साथ क्या लाया? अब श्रेणी बटेगा 3 में। तो प्रथम श्रेणी क्या है? अब देखिएगा, मान लेते हैं कि किसी को मिला 500 जात और 500 जिसको जात और सवार बराबर मिला हो वो कहलाएगा। अब ठेठिया समझ में आया? जिसको जात और सवार, तो मान लेते हैं एक्स व्यक्ति है और उसको 5,000 का क्या मिला है और 5,000 का यहाँ 500 लिखे थे, इसलिए बदल के लिखा है कि आप याद रहे कि 50 500 5 ना समझे। अगर किसी को कितना मिला है? 2500 बस जात और सवार बराबर हो तो कहते हैं प्रथम, चाहे उसको कम ही आया समझ में। अब कोई दिक्कत नहीं समझ में? आप 5,000 लिख दीजिए, ज्यादा दिक्कत हो तो एक बार दीजिए 5,000 कि 5,000 जिसको मिल जाए वो, मतलब दोनों बराबर हो तो प्रथम श्रेणी। 5,000 कुछ हिंदी में लिखा देखें, सवार और जात जब बराबर हो तो उसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। ये चलेगा बेटा? एक ही बात, जात और सवार क्या हो? बराबर हो तो उसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा आते हैं कि जब 500 क्या हो? जात हो और 300 सवार। 300 आधा से थोड़ा सा अधिक हो। देखिए, जब जात से सवार आधा से अधिक हो, जब जात से सवार आधा से अधिक हो, जब जात से सवार आधा से अधिक हो तो उसे दूसरे श्रेणी में रखा जाता था। हाँ, जात उसका श्रेणी है, पद है। 500 जात मिलेगा, 500 मतलब आप मनसबदार कितने के उतना का। इसके जात हमेशा पद दिखाता है या श्रेणी दिखाता है, पद दिखाता है। आपका पावरफुल कितने हैं, आप किस हायरार्की में बैठेंगे, किस हायरार्की में? हाँ व्यक्ति हैं। अगर वो आधा रहे तो हमने बोला आधा से अधिक हो तो क्या होगा? अब लिखिएगा 500 जात और 200
सवार हो तो वो क्या होगा? इसको अपने हिंदी भाषा में लिखते हैं, तृतीय भाषा लिखिएगा। जब जात 500 और सवार 500 लिखा दे तो याद 500 रह जाएगा ना। आधा से कम कर देते हैं। हाँ, आधा- जब जात से आधा से कम, जात के आधा से कम, जात से सवार आधा से कम हो तो उसे तृतीय श्रेणी में रखते हैं। हाँ, जब जात से सवार, जब जात से सवार आधा से कम हो तो उसे तृतीय श्रेणी में रखते हैं। अब एग्जाम्पल लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। इसमें जहांगीर के टाइम में कुछ लिख लीजिए, जहांगीर में लिखा ही देते हैं। आप बहुत देर से जहांगीर से परेशान थे, जहांगीर लिखिए पहले। जहांगीर उसको चेंज कर दिया। हाँ, इसी में आ रहे हैं, मजाक कर रही है, सीरियस नहीं लेना है, बस पढ़ना है सीरियस होके। बाकी मेरे बात को, आपकी बात को हम ना सीरियस लें, मेरी बात को आप ना सीरियस लें। खाली हम एक ही काम सीरियस करना है, पढ़ाई। जहांगीर ने नेक्स्ट पॉइंट मैडम, पॉइंट में ये तीनों श्रेणी को अलग, पॉइंट में वो सुरेंद्र सर के कथनानुसार उसको लिखना बहुत जरूरी है। जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था में परिवर्तन करते हुए इसमें 2 अस्पा और सी अस्पा जोड़ दिया। जात में क्या जोड़ दिया? 2 अस्पा सी अस्पा जोड़ दिया। जहांगीर ने क्या लाया? जोर से बोलिएगा सब लोग। अच्छा, हम कल कुछ लिखाए थे क्या आप लोग को? कुछ लिखाए हैं मैडम? नहीं, घर में होमवर्क हुआ नहीं। निम्न अस्पा, 1 अस्पा, 2 अस्पा और सी अस्पा। अब हम यहीं पे बोल रहे हैं मैडम, हमने कहा जहांगीर ने अपने शासनकाल में जात के साथ सवार में 2 अस्पा और सी अस्पा। इसका अर्थ यह हुआ मैडम कि जात को बिना बढ़ाए हुए, जात को सवार को बढ़ा देंगे, मतलब इससे वेतन देने का, अतिरिक्त वेतन का बोझ नहीं पड़ेगा। 500 में हम आपका वेतन 500 निर्धारित किए और 500 का काम दे देते हैं। अब बोले हम वेतन 500 ही देंगे, लेकिन सेना आपको 1000 रखना होगा। 1000 घोड़ा कितना रखना होगा? उसका डबल, डबल रखना होगा। नहीं समझ? 2 अस्पा था ना, 2 घोड़ा 1 नहीं, सवार। वो तो हाँ वो समझ गई। जैसे उनके टाइम पे तो सवार तो एक था ना, तीनों में सिर्फ घोड़ा चेंज हो रहा था। सवार मतलब क्या होता है? घोड़सवार सैनिक क्षमता। ऐसा उतना ही देगा। हाँ, घोड़ा काम ज्यादा लेगा। कल जो हाँ, खर्च उसका बढ़ जाएगा, बजट नहीं खर्च नहीं बढ़ता। जैसे अब जो घोड़ा लेना घोड़ा है, रखेगा तो हाँ। उसका खर्च हाँ, घोड़ा रखना है, वो आपको बढ़ाना है, एक्स्ट्रा बढ़ाना। तो उससे क्या हुआ कि अतिरिक्त पैसा देने से वो बच गया, और अपने राजस्व में से इसकी व्यवस्था कीजिए। जो आप राजस्व वसूली कर रहे हैं उसके साथ आप इसका काम कीजिए। इससे क्या हुआ कि जहांगीर साहब में घोड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई। आप देखिएगा, लिखिएगा 2 अस्पा और सी अस्पा। क्या लिखा है 2 अस्पा सी अस्पा में? जात के पद को बढ़ाए बिना सवार के पद में वृद्धि कर देने को कहते हैं 2 अस्पा सी अस्पा। 2 अस्पा का मतलब होता है कि दुगना घोड़ा रखना, और सी अस्पा मतलब होता है, कल लिखा है, देखिए 4 पॉइंट बताए हैं। चौथा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़िए, देखिए चीज है ना। चलिए अब वहाँ तक मनसबदार जो था राजस्व से खर्च करके अतिरिक्त राशि का हाँ हाँ, अब शाहजहां इसको कर दिया है। तिमाही 6 माही में। शाहजहां इसको पैसा कैश नहीं हाँ देगा, हाँ, क्या लेकिन यहाँ तक राजस्व वसूल के खर्च करके ही हाँ, सब। तो उसकी चर्चा करते हैं, राजस्व वसूली में आएगा। कहाँ करेंगे उसकी चर्चा? राजस्व वसूली टॉपिक है आज का। यही सवाल जब खर्च बढ़ने लगा ना, हाँ। जिसके चलते वो शाहजहां ये का तिमाही 6 माही 6 माह कहते हैं, 6 माह। हाँ, उसकी चर्चा करते हैं राजस्व वसूली में। क्या करेंगे? अभी हम जान में छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये टॉपिक से भटकना नहीं चाहते। हम इसके साथ 2 टॉपिक जोड़ेंगे, एक राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, और एक कृषि व्यवस्था।
जो कोलेज प्रति छाछर बंजर सब हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, एक साथ सब पढ़ते हुए निकल जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक को समेट दें कि आपको जब मुगल काल कुछ बचा नहीं, मुगल काल में 3 टॉपिक बचा हुआ में, एक भू राजस्व में ही कृषि को अलग से पढ़ा देते हैं, इसलिए 2 टॉपिक कर देते हैं उसको, और एक स्थापत्य कला। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि साहित्य आप पढ़ें। क्या पढ़ें? साहित्य पढ़ें। साहित्य से एक क्वेश्चन आएगा नहीं, तो साहित्य पढ़िए, क्योंकि साहित्य रटाने का चीज़ बहुत हो जाता है कि इसने ये बुक लिखा, इसने ये बुक लिखा, तो बोलेंगे तो हम सब लिख देंगे बोर्ड पर। आप हम खाली बोल दें, तो ये बोल देंगे कल नहीं, कल स्थापत्य या जब भी 2-3 दिन में, मतलब इस सप्ताह तक हार्डली क्या चलेगा? मुगल प्रशासन जितना होगा उतने पढ़ाएंगे। उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाएंगे? एंशिएंट में। और एंशिएंट से अगर समय बचा तो फिर एक बार थोड़ा सा मुगल आ जाएंगे, जो छूटा हुआ है उसको दिला। लेकिन हमको एंशिएंट में हमको ज़्यादा पढ़ाना नहीं मैडम। देखिए क्या क्या पढ़ाना है। पहला टॉपिक पाषाण का, भाई मॉडर्न खत्म हो गया, मिडावल तो लगभग सब खत्म हो गया। मुगल काल में और कुछ बचा हुआ आप लोग के हिसाब से? क्या मैडम मुगल काल में मेरे हिसाब से बचा हुआ मैंने बताते हैं आपको। भू-राजस्व व्यवस्था, भू-राजस्व व्यवस्था में अगर आपको साथ में इंक्लूड कर दे कृषि, तो आपको पता चलेगा नहीं, इसलिए वो कृषि को अलग से लिखा पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा स्थापत्य, क्या है? तीसरा है चित्रकला, चौथा है साहित्य, पांचवा है साहित्य, और छठा है मिसलेनियस। तो ये 6 टॉपिक हम केवल छूटा हुआ है। तो मैक्सिमम 8 दिन में नहीं लगेगा, लेकिन फिर मानते हैं एक सप्ताह, आज से लेकर अगला संडे तक, ये संडे नहीं, अगला संडे तक 8 दिन। उसके बाद जो बचेंगे हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? अब देखिए, एक दिन में हम कोशिश करेंगे, क्या एक ही क्वेश्चन तो पूछना है। मैक्सिमम से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ अब तक एंशिएंट काल में। पाषाण काल से 2 क्वेश्चन, हड़प्पा से 2 या 3 क्वेश्चन। अब ये हड़प्पा में आपको कोई दिक्कत हो नहीं रहा होगा, कुछ भी नहीं, पानी से भाग रहा होगा। तीसरा वैदिक काल, चौथा महाजन काल, ब्राह्मण भी, ठीक है, सब लिख के छोड़ दो, लेकिन मेनली फोकस क्या करना है? गौरजन। फिर 5वां है हसीन मासुका। हा से हर्यक वंश, सी से नाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सुंग वंश और कनौ वंश। तो 6 टॉपिक कितना हो गया? तो शॉर्ट फॉर्म में एक क्रम है, पूछता है कि महाजन पद के बाद वंशों का क्रम से है, वंशों का। तो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से सु से सुंग वंश, का से कनौ वंश, ये हो गया। फिर 7वां टॉपिक पढ़ लेंगे हम लोग ISP के, क्या पढ़ लेंगे? सब कोडिंग में ज्यादा समय। इंडो ग्रीक शक पहला कुशाण, ये क्रम है, ये क्या है? क्रम। ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, ये भी क्रम। फिर 8वां टॉपिक क्या पढ़ेंगे? गुप्त का। और 9वां टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग हर्ष। और 8वां तो पढ़ा चुके हैं। ये 9 टॉपिक है, 9 दिन। हैं? 2 दिन भी लगाएंगे तो 18 दिन खत्म हो जाएगा। वही कोशिश करेंगे इस बार। एक बार हम कोशिश करने दीजिए, उसके बाद हम आते हैं। इसको मिटा सकते हैं बेटा? आसान लगा ना? कितना टॉपिक जल्दी खत्म हो गया? छोटा लिखा है। सामने वाले को डर ना लगे इसलिए छोटा छोटा लिखे। हड़प्पा लिखा है, वो खत्म हो गया। हाँ बेटा, फिर से तो सर्वाधिक मंजरदार किसके समय थे?
औरंगजेब के समय। आपको केवल एक ही टॉपिक याद रखना है, लिख लीजिएगा सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के समय। अब मनसबदार में ही पढ़ना है सैन। क्या पढ़ना है मैडम? सैन। वो कल पढ़ा चुके थे, छोड़ दिया। खाली सैन का प्रकार यहाँ लिखा था कि कल पढ़ा चुके थे, तो रैपिड फायर में सब। पहला इसमें था कि राजा का सेना, इसमें दो हम लिखते थे। पहला दाखिला या दाखिली, दूसरा था पैदल सेना। इसे पढ़ा चुके हैं, केवल हम आपको रैपिड फायर में चल रहे हैं। बोलिएगा क्या है? आसान। दूसरा ये दोनों में अंदर क्या था? ये स्थाई था और ये बस इतना ही लिखते हैं, बाकी पीछे पढ़ा चुके हैं। तीसरा था घुड़सवार सेना, ये भी दो था। या सीधा, ठीक है। ये भी वही थी, अस्थाई और अस्थाई। अब चौथा क्या था? तोप दो प्रकार के, जिनसी एंड दस्ती। भीगने वाला सबसे खराब होता है जिन्स दोनों, आदत खराब हो जाता है। और दिल्ली में रह के सब तो गंदा उंदा करके थैला बांध पैक कर देते हैं, जिससे मैं 6 महीने बाद घर आए तो लेते आए। मतलब भाई इतना मेहनत नहीं करनी, दिमाग खराब हो जाता है। आप देखिएगा मैडम, जिनसी 3 प्रकार के और दस्ती भी। पहला कौन था? 4 पहले कौन था? गाजी खां। पहला था गाजी खां, दूसरा है शेर दहाड़, तीसरा है फतेह लश्कर और चौथा है जहां कुशा। इधर है 3, इधर भी 4 है, इधर भी 4। पहला है गजनाल, दूसरा नरनाल, तीसरा सुत्तरनाल और चौथा है अरबी या अर्राब। खत्म हो गया। हाथी केवल लिख दीजिए, हस्ती सेना और व्यापील विभाग। खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो आज इतना ही रखें मैडम, बहुत रात हो गया, बारिश का मौसम भी है, आप लोग जल्दी जल्दी घर निकल जाइए। जय हिंद, जय भारत।